So this right here is question number 143. All right. So figure 8.1 shows a simple transformer. State the metal used for the core of a transformer. स्टील क्यों नहीं? स्टील यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की कोर के लिए? यस, नो? हाँ, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. ट्रांसफार्मर के अंदर हमें परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए. सो हेंस वी आर ओनली गोइंग टू यूज आयरन ओवर हियर. सही है, ओनली आयरन कैन बी यूज्ड एज a core of a transformer. Explain how an alternating current in the primary causes the lamp to light. 3 मार्क का सवाल है. So again the idea of induction is going to be applied here. कि भाई because your alternating current is changing, it's going to produce a changing magnetic field. A change in magnetic field will induce a current in the secondary coil, hence light up the lamp. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग पहले मार्किंग स्कीम खोल के देख लेते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं. सही है. अच्छा, ये मार्किंग स्कीम आई होप के सबको याद हो. मैंने सबके साथ जो है वो शेयर कर लिए बेटा. ये सो दिस इज़ 143 था. ओके, सो 143 आयरन एंड देन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेंशन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज करंट ईएमएफ. ये 3 पॉइंट्स के ऊपर 3 मार्क्स मिल रहे हैं एसेंशली. तो हमेशा यही होगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो ज़रूर देख लिया करो. उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन को क्या क्या आंसर चाहिए होता है. ऑल राइट, सो ओवर हियर एक्सप्लेन हाउ ऑल्टरनेटिंग करंट. सो प्राइमरी कॉइल produces changing magnetic field, changing current, बल्कि changing magnetic field ही लिख देते हैं. Field which induces current in the secondary coil. सही है. अब इवन दो क्या हमें पता है कि यार क्वेश्चन के नंबर ऑफ लाइंस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एवरीथिंग. ज़रूरी नहीं है कि अगर 5-6 लाइंस आपको दी हुई हैं तो वो 5-6 लाइंस में आप कुछ ना कुछ लिखें. अगेन ये 2 लाइंस के अंदर क्या हर चीज़ डिस्कस्ड है जो मार्किंग स्कीम के अंदर है? क्वेश्चन गया मार्किंग स्कीम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेंशन होनी चाहिए. हमने मैग्नेटिक फील्ड मेंशन कर दी. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मेंशन होना चाहिए. हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मेंशन कर दिया. इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए. हमने इंड्यूस्ड करंट भी मेंशन कर दिया. ठीक है. सो दैट्स द आंसर. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ठीक है. अच्छा, ट्रांसफॉर्मर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेजेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. स्टेट वन एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन. लेस पावर लॉस. हाउ? नहीं, रेजिस्टेंस का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है. अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देंगे, वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे तो उससे करंट कम होगा. एंड करंट कम होने की वजह से पावर लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. खैर, अब यहाँ पे खाली स्टेट करना है तो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे. यू आर जस्ट गोइंग टू राइट डिक्रीज पावर लॉस. अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन बोलता तो फिर आपको पूरा लिखना होता कि भाई करंट कम हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो हेंस P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर के तहत आपका जो पावर लॉस है वो भी क्या होगा? वो भी कम होगा. सही है. सो लेस पावर एनर्जी हीट लॉस, अलाउ नो पावर लॉस टू प्रिवेंट पावर लॉस, और मोर एफिशिएंट थिनर वायर कैन बी यूज्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़. ये कहानी क्लियर है सबको? बेटा काम कर लो. अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 144. द एवरेज input power to a freezer is 80 watts and the cost of 1 kilowatt hour is 25 cents. सही है. Explain what is meant by kilowatt hour.
किलोवाट आवर का क्या मतलब है? किलोवाट आवर इज एसेंशियली अ यूनिट ऑफ एनर्जी. किलोवाट आवर क्या होता है? इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी. सही है. अब जाहिर सी बात है, अगर हम जूल्स के अंदर हमारी एनर्जी मेजर करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किलोवाट आवर्स में होता है. अब ये पर यूनिट प्राइस बढ़ गई है, या पर यूनिट प्राइस ये हो गया, या पर यूनिट वो हो गया. ये जो पर यूनिट है वो पर किलोवाट आवर है एसेंशली. किलोवाट आवर जो है वो एसेंशली काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है. 36 मिलियन जूल्स के करीब आप वैल्यू होती है किलोवाट आवर की. नहीं सॉरी, 360,000 जूल्स, नॉट 36 मिलियन जूल्स, 360,000 जूल्स. सो 360,000 जूल्स का एक आपके पास किलोवाट आवर होता है. अब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो है वो बिजली का बिल जो है वो जूल्स में आ रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका बिल जो है वो कितना ज़्यादा होगा. सही है. सो इस वजह से हम किलोवाट आवर्स यूज़ करते हैं. सो अब यहाँ पे अगेन व्हाट आर यू गोइंग टू राइट टू एक्सप्लेन किलोवाट आवर्स. मार्किंग स्कीम जो है वो देख लेते हैं, और इसकी फिर डेफिनेशन याद रखो कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या है. 144 amount of energy work done by 1 kilowatt hour in 1 hour. Amount of work done या energy done by 1 kilowatt in 1 hour. अब याद रखना, कहीं पे भी किलोवाट आवर की डेफिनेशन लिखनी है, you've got to write the exact same thing. Amount of energy work done by a device of 1 kilowatt in 1 hour. Amount of work done / energy consumed by a device of 1 kilowatt running for 1 hour. So the amount of work done / energy consumed by a device of 1 kilowatt in 1 hour. Calculate the cost of running the freezer for 1 week. अगर फ्रीज़र जो है वो कंटिन्यूसली एक पूरे हफ्ते तक चलता रहेगा, तो मुझे ये बताइए कि किलोवाट्स के अंदर क्या होना चाहिए और आवर्स के अंदर क्या होना चाहिए. किलोवाट्स कितने किलोवाट्स होगा? व्हाट्स द किलोवाट आवर? नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है. व्हाट्स द किलोवाट आवर, किलोवाट रेटिंग ऑफ द फ्रीज़र 80 है. 80 वाट्स है, 80 किलोवाट्स नहीं है. तो 80 डिवाइड बाय 1000 कन्वर्ट हो गया किलोवाट्स के अंदर. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय आवर्स. आवर्स हमारे पास कितने हैं? 24 इंटू 7. सही है. 24 इंटू 7. 24 इंटू 7 जो है वो क्या आ गया इसका? आवर्स आ गया. अच्छा, कॉस्ट निकालनी है. मल्टीप्लाइड बाय 0.25 भी करेंगे, क्योंकि 1 किलो वाट आवर की कॉस्ट कितनी है? 0.25. सो यू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग विद व्हाट? विद 0.25. सबको जो है वो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी $3.36. Okay, 336 cents, yes. अच्छा जी. अब यूनिट 2 आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द पास्ट पेपर्स, तो कंटिन्यू रखने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं ले रहा. A large jug containing 1.5 kilograms of water is placed in the freezer. The water cools from 25 to 0 in time of 60 minutes. The specific capacity of water is 4.2. Calculate the thermal energy removed from the water as it cools from 25 to 0. I'm not sure कि आपको specific capacity याद है कि नहीं याद है, but the formula for specific capacity was E is equals to mc delta T. All right, 1.5 kilograms of water है. So the mass is going to be 1500.
क्योंकि आपको ये जूल्स पर ग्राम में दी हुई है, तो वी आर गोइंग टू डू 1500 मल्टीप्लाइड बाय C विच इज़ 4.2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर जो 25 से 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 25 हो जाएगा. 1500 इंटू 25 इंटू 4.2, 1500 इंटू 4.2 कितना होगा? 63. अच्छा 6300 इंटू 25 कितना होगा? 4.2. सो वो तो 6300 आ गया. 6300 के बाद मल्टीप्लाइड बाय 25 157,500 what joules. Acha, after the water has reached the thermal energy removed from the water at the same rate as in 1, the specific heat of fusion is 3.3 times 10 raised power 5. Calculate the mass of water that becomes ice in 60 minutes. M is the mass, C is the specific heat capacity. Specific heat capacity आपको दी हुई है यहाँ पे 4.2. मनाल यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी जो सर्कल की है ना, दैट्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू रिमूव्ड इन 60 मिनट्स इन 1 आवर, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इतनी एनर्जी निकली है. हाँ 5000 जूल्स. क्या क्या? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन सेइंग कि भाई 1 घंटे के अंदर अगर आपका फ्रीज़र जो है वो सेम रेट पे चल रहा है, तो हाउ मच वाटर वुड बी कन्वर्टेड टू आइस. ठीक है. तो अगेन क्वेश्चन में हमें पता है कि यहाँ पे हाउ मच एनर्जी कैन बी रिमूव्ड 1575,000 जूल्स. इतने जूल्स की एनर्जी 1 घंटे में रिमूव हो सकती है. तो वी कैन से Q इज इक्वल्स टू ml. कितनी एनर्जी रिमूव करेंगे पानी में से? 157,500 157,500 दैट मच एनर्जी वी आर रिमूविंग. अच्छा, कितना मास जो है वो फ्रीज होगा हमें नहीं पता, बट लैटेंट हीट कितनी है? 1 kg को फ्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 3.3 इंटू 10 raised power 5. दैट मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज 1 किलोग्राम. तो अब आप m की वैल्यू बताओ. दैट्स गोइंग टू बी 157,500 divide by 3.3 into 10 raised power 5. बताओ इसका आंसर कितना होगा? हाँ 0.48 watt, 0.48 kilograms. .48 ही आंसर आ रहा है. 0.48 आंसर आ रहा है, चेक करो. यस हाँ बोलो. क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है ना ये. Q इज द एनर्जी. इसको आप Q की जगह पे E कर दें. चलो ठीक है जी. तो इसको हम लोग इंशाल्लाह इसको आप सर्कल कर लो. जिन जिन के पास पास पेपर्स है ना वो एक सर्कल कर लें. इसके बाद सो नेक्स्ट टर्म में जब हम यूनिट 2 और यूनिट 3 को हम लोग प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे, तो उसमें हम फिर इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख भी लेंगे. सही है ना. डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड वाटर. सेम लिक्विड वाटर में क्या होता है? हाँ move freely. It's all right, that's cool. अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये भी लिखा होता है कि पार्टिकल्स आर मूविंग इन क्लस्टर्स, और वो क्लस्टर्स आपस में मूव अगेंस्ट ईच अदर. तो मार्किंग स्कीम खोल के देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम को चाहिए क्या है. सही है. सो नो फिक्स्ड पोजीशंस, क्लस्टर्स arranged random, close together, packed, move throughout at random, slide past each other. सही है. तो अब एक सिंपल सा अरेंजमेंट का कभी भी सवाल आए, ऑल यू नीड टू रिमेंबर दे मूव इन क्लस्टर्स.
So ये दरवाज़ा बंद कर देना ना यार. So they are going to they are arranged in clusters which are free to move and move randomly past each other. सही है. So arranged in clusters. सही है. Clusters are free to move and move randomly past each other. अच्छा जी. So what about an ice? वो क्या होगा? Tightly packed. अच्छा, are molecules free to move? No, molecules are not free to move. But they do what? They vibrate about their fixed positions, right? Tightly packed. अच्छा, मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे हम. फिजिक्स के अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह की जगह पे हम टर्म यूज करते हैं पार्टिकल्स. यस, ऑल राइट. सो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स which are not free to move. सही है. Although particles vibrate at their fixed positions. ऑल राइट. क्लियर है ये बात सबको? क्या हुआ? वापस बोलो, वापस बोलो. आवाज़ नहीं आ रही. आवाज़ नहीं आ रही बेटा, जोर से बोल. रैंडमली के बाद क्या लिखा है? पास्ट ईच अदर. अच्छा. So ice at 0 degrees Celsius becomes water at 0 degrees Celsius. State what if anything happens to the kinetic energy and the potential energy of the molecules. क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मतलब नो चेंज इन kinetic energy. So we are going to write no change. सही है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? We are going to write no change. All right. On the other hand, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? यस. पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हम पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं. एंड पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर खींचने के लिए हमें उन्हें पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी. सो यस, द पोटेंशियल एनर्जी increases. So what happens to the potential energy? Potential energy increases. Everyone gets this? ये बात सबको क्लियर है? Potential energy जो है, it's the type of energy that is due to the position of an object with respect to another. मतलब अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो व्हाट हैपन, अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे आप उसको फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हो. एंड इफ़ यू आर मूविंग अगेंस्ट द फील्ड यू नीड मोर पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब वो एक दूसरे के करीब होते हैं. अगर आपको उन्हें एक दूसरे से दूर लेके जाना है तो आपको उन्हें पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो एक दूसरे से दूर आएंगे, वरना नहीं आएंगे. ये कहानी क्लियर है बेटा? डन.
Alrighty. So we go to 146. A student rubs a polythene rod with a dry cloth. तो पॉलीथीन रॉड को ड्राई क्लॉथ से रब करने से क्या होगा? Electrons, the polythene rod becomes negatively charged and the cloth becomes positively charged. Describe in terms of movement of electrons what happens during the charging process. Electrons कहाँ से कहाँ जाएंगे? Yes, so charges move from the cloth to the rod. अच्छा जी. There is an electric field around the charged rod. Explain what is meant by electric field. Area around a charge where another charged object experiences a force of attraction or repulsion. Yes. Direction of magnetic field gives you the direction of the magnetic force. सही है. Area around a charged object where another charged object experiences a force of attraction or repulsion. ठीक है जी. Done? Done? A charged rod is placed near a stream of water from a tap as shown in figure 5.1. The stream of water bends because the rod is charged. Explain how the charge on the rod causes positive and negative particles of the water to move. नहीं, इंडक्शन तो नहीं आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे. इंडक्शन का मतलब आप तो किसी चीज़ को चार्ज कर रहे हो, पानी तो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है. तो पार्टिकल्स जो है वो कैसे अरेंज होंगे आपको ये बताना होगा ना कि अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड करीब ला रहा हूँ तो पार्टिकल्स रीअरेंज होंगे. हाउ डू द पार्टिकल्स रीअरेंज? It will attract the positive charge, so the positive will move towards the negative rod and it will repel the negative charges, hence the negative charges will move away from the rod. Does that make sense? सही है? See what the marking scheme says. Unlike charges attract, positive charges, ions, particles repels, like charges, particles, ions, whatever. ठीक है? So positive charge moves towards the negative rod due to attraction, while negative charges move away from the rod due to repulsion.
ठीक है जी। अबे यार ये क्या फजूल लोग हैं, मजाक के अलावा, इन्हें बोलो कि यार एक बैग रख लो, कुछ तो रख लो यार। हाँ क्या हुआ? कौन जा रहा है? कौन कौन है क्लास के अंदर? अबे यार कौन सी क्लास है? ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है? सामने वाली क्लास है। On figure 5.1, draw the charge present on the stream of water. आप यहाँ पे प्लस बना देंगे और यहाँ पे माइनस बना देंगे, सिंपल है। सही है। नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन वाटर नियर रॉड, तो जो रॉड के करीब पानी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड बाकी जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। डन। क्या हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव बनाने में कौन नो बोल रहा है? अच्छा ये भी डन है। लेट्स गो टू 147। फिगर 6.1 shows the current voltage graph for a filament lamp. चाहिए करंट एंड वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यार एक्चुअल जो फिलामेंट लैम्प का ग्राफ होता है वो VI ग्राफ होता है एंड इट गोज अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ कर्व हो रहा होता है। बट इन दिस केस द क्वेश्चन इज गिविंग यू एन IV ग्राफ एंड दैट्स कर्विंग डाउनवर्ड्स। दोनों केसेस में योर रेजिस्टेंस इज व्हाट्स हैपनिंग टू योर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। दोनों केसेस में आपका लैम्प जो है एज इट बर्न्स ब्राइटर इट गेट्स हॉटर एंड उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। स्टेट द रेंज ऑफ वोल्टेजेस वेयर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? यहाँ तक तो कांस्टेंट है, तो तकरीबन 2 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आपका रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? शुरू में कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइट? डज दैट मेक सेंस? So we can write 2 to 12 या 2.2 to 12. So let's just go with numbers and write 2 to 12 volts. ये गाने क्लियर है बेटा? So we can see over here 2.1 to any value between 11 and 12. ठीक है? क्लियर है? क्या हुआ? अच्छा, state why the resistance of the lamp increases as the voltage increases. हाँ? State why the resistance of the lamp increases as the voltage increases. जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से हीट निकलेगी, हीट निकलने से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर से फाइनली आप रेजिस्टेंस पे आओगे।
अच्छा जी, state why the resistance increases as the voltage increases. वोल्टेज इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ख़त्म कहानी. अगेन दिस इज जस्ट वन मार्क, तो यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन आउट योर सेल्व्स, सही है ना. सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. सो यू डोंट नीड टू डू अ लॉट. You just write कि as voltage increases, temperature increases, hence resistance also increases. ठीक है. So what does the question say? Temperature increases, gets hotter. वो तो voltage increase करने का भी नहीं बोल रहा. सही, so that's cool. So as voltage increases, temperature. नहीं 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 नहीं, मैं तुम लोगों वाली हरकत क्यों कर रहा हूँ. वो तो कह रहा है कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे वापस लिखने की ज़रूरत थोड़ी है. टेम्परेचर increases, hence resistance increases. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है. ये कहानी क्लियर है सबको? क्या हुआ? टेम्परेचर पे भी होता है. A filament lamp is connected in circuit shown in figure 6.2. There are currents in the lamp, the 20 ohm resistor and the ammeter. All right. State what is meant by electric current. करंट की डेफिनेशन क्या है? हाँ, rate at which charge flows per unit time. So yes, this right here is page 148. वो 147 का continued है. Rate of flow of charge. रेट जो है वो वैसे ही पर यूनिट टाइम होता है, तो आपको पर यूनिट टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है. यूजिंग फिगर 6.1 टू डिटर्मिन द करंट इन द फिलामेंट लैम्प. हमें करंट बताना है. इंटरेस्टिंग. अच्छा 6.1. ओके. सो यहाँ से हमें बताना है कि यार वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट्स है, तो करंट कितना होगा? इफ़ द वोल्टेज इज 6 वोल्ट्स तो करंट कितना होगा? 0.35. सही है. इट्स राइट इन बिटवीन 0.3 एंड 0.4, सो इट्स गोइंग टू बी 0.35. मुझे कैसे पता लगा कि यार इसके अक्रॉस 6 वोल्ट होना चाहिए? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता. ऑल राइट. सो इफ़ देयर इज़ अ 6 वोल्ट ओवर हियर, यहाँ पे भी 6 वोल्ट जाएगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट जाएगा. सो द 20 ओम गेट्स 6 वोल्ट्स and the lamp also gets 6 volts. Determine the current in the lamp, so that's 0.35 amperes. Determine the current in the ammeter. तो ammeter के अंदर करंट जो है वो कितना होगा? नहीं, आप निकाल लेना. यहाँ पे 0.35 जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है? 20 ohms के थ्रू कितना जा रहा है? हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 20 ohm resistor? वो हमें थोड़ी पता है. वी जस्ट नो द करंट थ्रू द लैम्प, वी डोंट नो द करंट थ्रू द 20 ohm resistor येट. तो 20 ohms के थ्रू निकाल लेंगे. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 ohms के थ्रू जो करंट जा रहा है दैट 0.15. तो इस 0.15 का क्या करेंगे? जीरो 0.3 एम्पेयर्स जा रहा है, सही है ना. लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.35 एम्पेयर्स है, यहाँ पे 0.3 एम्पेयर्स आ रहा है. तो व्हाट्स गोइंग टू बी द करंट इन द एमीटर? दोनों को क्या करेंगे भाई? देखो करंट जो है वो, लेट्स नेम दिस I1. लेट्स नेम I1 है, आपके पास I2 है. जो करंट एमीटर के थ्रू आ रहा था वो जाके I1 और I2 में ब्रेक हो गया ना.
तो जब आप रिवर्स आओगे तो I1 और I2 मिलके जो है वो एमीटर वाला करंट बना देंगे, राइट? So when you are moving forward, the current breaks into I1 and I2. So essentially the original amount of current was supposed to be the sum of I1 and I2. तो I2 पहले निकाल लेते हैं कि I2 जो है वो कितना होगा. So the current is going to be equals to what? Current का formula क्या होता है? What's the formula for current? V upon R. Alright, 6 volts upon 20 ohms is going to be 0.3 amperes. Alright. That's the current passing through the lamp. Sorry, that's the current passing through the 20 ohm resistor. Lamp के through कितना जा रहा है? 0.35 amperes. Add कर देंगे तो 0.65 amperes आ जाएगा. So that would be the total current passing through the ammeter. क्या हुआ कशफ? मारिया? क्या हुआ? समझ में आ गया? Is this clear? ये कहानी clear है? Yes? 0.35 हमने ग्राफ से निकाला है. यस, क्लियर है ये बात? यस, ग्राफ ऊपर ग्राफ से निकाला ना. 6 वोल्ट पे 0.35 है ना. हाँ, वो लैंप का है. 6 वोल्ट्स 0.35 एम्पेयर्स, दैट्स फॉर द लैंप. ऑलराइट, क्लियर है भाई? एनी प्रॉब्लम्स? कूल. क्या टाइम क्या हो रहा है? नहीं 12:20. Yep. चलो, we should be able to do one more question. ये हो गया. So this right here is 149. All right. So page 149, question number 149. Figure 7.1 shows a view from above of two wires X and Y. These wires carry equal currents vertically downwards through a piece of cord. Alright. One complete magnetic field line is drawn around each wire. In this question, ignore the effect of Earth's magnetic field. Draw a complete magnetic field line due to the current in wire X that passes through point A. So, wire X कौन सा है भाई? लेफ्ट साइड वाला वायर X है. So वायर X की जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एक्स, वी नीड टू ड्रॉ वन लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एक्स थ्रू ए, दिस पॉइंट ए राइट हियर. सो हाउ डू वी फिगर आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स? राइट हैंड रूल. आउटवर्ड्स इनवर्ड्स वो तो करंट है, वो तो बाद में आएगा. पहले आप राइट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड देखें. सो द करंट इज गोइंग टू बी वेयर? क्रॉस का मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट्स इनसाइड द प्लेन. क्रॉस का मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड द प्लेन. एंड द करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी व्हाट डायरेक्शन? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? दैट्स क्लॉकवाइज. ऑलराइट. सो वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इज गोना बी इन दिस डायरेक्शन राइट हियर. हाँ, यस. तो ये आपका आ जाएगा क्लॉकवाइज. मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, वो हमने मार्क कर दिया. पॉइंट बी इज मिडवे बिटवीन द टू वायर्स. एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज जीरो. क्योंकि अगर आप बी की मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप वाई की मैग्नेटिक फील्ड देखो, वाई की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अगेन सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? सेम, क्लॉकवाइज ही रहेगी. लेकिन इत्तेफाक से अब यहाँ पे अगर देखो तो बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स की मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग डाउनवर्ड्स, वाई की मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अपवर्ड्स. तो होगा क्या? वो अपवर्ड डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. सो द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू कैंसिल ईच अदर एंड हेंस यू आर गोना हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट बी. बी के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? अच्छा जी. देयर इज अ फोर्स ऑन वायर वाई ड्यू टू करंट इन वायर एक्स. स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर वाई. मैंने क्या बताया था? वायर्स में क्या होता है? पोल्स का
ऑपोजिट होता है। मैग्नेटिक पोल्स अगर सेम डायरेक्शन के हो, अगर सेम मैग्नेटिक पोल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन अगर सेम करंट होगा तो वो क्या करेगा, यस। सो स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर वाई, तो वाई के ऊपर जो है वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स होगा, इट्स गोइंग टू बी टू द लेफ्ट। सही है। So explain why there is a force on Y, because again attracted by the magnetic field or by the magnetic properties of X. So attracted to X due to sorry beta अगेन लाइक आई सेड, सेम पोल्स अगर हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अब अगर एक्स और वाई अट्रैक्ट होंगे तो एक्स के ऊपर कौन से डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, तो क्या डायरेक्शन क्या है, तो वाई के ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई के ऊपर क्या डायरेक्शन होगा बेटा, दैट्स लेफ्ट। आगे क्वेश्चन ने बोला नहीं है वो बनाने का, और इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हम बनाते नहीं हैं। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर है। इसकी एक बार मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। थ्रू ए सेंटर्ड एट नियर एक्स, क्लॉकवाइज एरो अराउंड एक्स एंड ऑन रॉन्ग फील्ड्स ड्यू टू एक्स, वाई कैंसिल और एक्स वाई फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू द लेफ्ट और टूवर्ड्स एक्स ए बी, current in wire Y, magnetic field caused by the other wire or two magnetic fields interact. So again we are good, marking scheme के अंदर जो आंसर्स हैं वही हमने लिखे हैं। ठीक है, ये कहानी क्लियर है, यस। चलो दिस वन विल डू लेटर यार। सो हमारे मई जून की सीरीज़ जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है यूनिट 4 की, सही है ना, मतलब आधे क्वेश्चन जो है वो हमारे डन हो गए। वी स्टार्टेड एट 86, वी आर एट 150 राइट नाउ, तो वी डन ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस। मैं आज इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। चलें बच्चा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।